हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे इतिहास के पेपर में जो OMR सेट में आता है 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सभी को एक नंबर मिलते हैं उसमें। तो इसीलिए हम थोड़ा बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके। इसमें अधिकतर हो सकते हैं सन 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। अगर उसमें नहीं पूछा जाएगा तो प्री बोर्ड या फिर अर्धवार्षिक में तो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हें हम OMR सेट से ही मॉडल पेपर में से बनाकर लाए हैं इन सभी क्वेश्चंस को। आप अगर इन सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो पक्का आप अपने पेपर में अधिक से अधिक संख्या में नंबर पाएंगे, गारंटी है ये। तो आपको उसके लिए सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना होगा, जो मैं बताने जा रही हूँ टिक मार का। ध्यान से खूब अच्छे से इसको रिवीजन भी कर लीजिए। अगर एक वीडियो में नहीं समझ में दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 ही लिए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय था वो कब हुआ। इसमें से 20 क्वेश्चंस निकाले गए हैं, 20 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है आज। तो इसमें जब हम हल करेंगे 20 प्रश्न को, तो आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको कम समझ में आएगा तो आप दोबारा देखिएगा, और हो सके तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख लेंगे या दोहरा लेंगे। आपकी विद्या है आपके पास या नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको इसी वीडियो में आने भी लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले को शुरू करते हैं कि फ्रांस जो है एक देश था, ठीक है। फ्रांस ये यही की इसी फ्रांस में से ये सब क्वेश्चन निकल आ रहे हैं। यूरोप एक महाद्वीप है और उसी के अंदर फ्रांस इसमें अधिकतर क्वेश्चंस फ्रांस से ही बने हैं। इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रांस के ही बने हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। किसने जर्मनी यानी कि वहाँ जो यूरोप में था। यूरोप में एक तो जैसे यहाँ अपने एशिया में भारत है, बहुत सारे राज्य हैं, देश हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही यूरोप में भी बहुत देश थे। तो वैसे भी जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब चीज़ें वहीं पर पाई जाती थी। तो फ्रांस की जो एकीकरण की आधारशिला थी वो किसने तैयार की थी, जर्मनी में, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को बताना है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी। तो वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ते जाइए, देखते जाइए कि हम क्या बता रहे हैं। तो वहाँ कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसने जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला तैयार की थी। तो नेपोलियन ही था वो। तो अब कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता था। नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को या फिर वोल्टेयर को। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। तो आपको चारों में से ठीक इसी तरह आपको पेपर में भी दिया जाएगा, बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो या अर्धवार्षिक हो, ठीक है। तो आपको हर पेपर में इसी तरह के OMR सेट भी मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी चारों में से किसी एक को सही मानना है। नहीं पता रहता तो ये कोई भी हम मार देते हैं। तो आपको इसको पढ़ना होगा। तो इसमें फ्रांस की जो क्रांति का अग्रदूत था वो था रूसो। कौन था, रूसो था वो। तो अब आ गया है कि 1789 किसमें, 1789 ईस्वी में फ्रांस की जो क्रांति के समय, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय जो था वो 1789 में किस राजा का शासन था। शासन मतलब जानते हैं कि कौन राज्य करता था, कौन इंसान 1789 में, किसमें, 1789 में फ्रांस के क्रांति के समय राज्य करता था। तो वो इंसान कौन था, लुईस 16 था। कौन था, लुईस 16 ही था, जो 1789 में क्या करता था, राज्य करता था फ्रांस पर।
नंबर 4 है कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी, मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले देखो कृषक वर्ग, कौन, कृषक जो किसानी उसानी करते हैं ये, उसको कृषक वर्ग। कुलीन वर्ग जो थे वो थोड़े अमीरों टाइप थे फ्रांस में, इनसे ज़्यादातर काम नहीं किया जाता था, तो इसमें मुख्य भूमिका मध्यम वर्ग की थी। मजदूर वर्ग तो आपको पता ही है कि जो किसान उसान जो खेती बाड़ी जो कोई भी काम पा जाए कर ले, ठीक है, तो मजदूर होते हैं। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना 1862 ईस्वी में बना। फ्रांस का चांसलर 1862 ईस्वी में बना बिस्मार्क। ठीक है, तो इसी तरह है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, यानी कि जो इटली का एकीकरण था वो कब पूरा हुआ, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मार दो कि 1817 ईस्वी में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चंस लिख लो और कॉपी में लिख लो, उसको याद कर लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, 7वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। कब हुई, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो अब कह रहा है कि यंग इटली, कौन इटली, यंग इटली, यंग इटली, ये जो समिति है ये सोसाइटी थी। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये सोसाइटी है, यहाँ पर सोसाइटी था, तो यंग इटली सोसाइटी यहाँ पर रख लो। ठीक है, ये गलत है, सोसाइटी का संस्थापक कौन था, कौन था, तो वो था मैजिनी, कौन था, मैजिनी, मैजिनी ही यंग सोसाइटी का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फ्रांस राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वो था फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1 पहला ही हमारा सही है, फ्रांस ही था जिससे राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, इटली का, ठीक है, यहाँ पर इटली है। ठीक है, इटली का एकीकरण, तो उसमें इटली आ जाए तो जूसेफे गैरिबाल्डी, जूसेफे गैरिबाल्डी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कौन है, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि 11 क्वेश्चन है, मतलब 11 नंबर है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, किस वर्ष फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई, तो वो था 1848 ईस्वी में हुई, किसमें हुई, 1848 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जो नेपोलियन जी थे उनका संबंध किस देश से था, तो वो था फ्रांस, किससे था, फ्रांस से था, नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अब कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन की जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, वहाँ हमने पढ़ा था कि फ्रांस में और यहाँ जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, एक मुख्य भूमिका किसकी थी, वहाँ पर किस वर्ग की थी और यहाँ किसकी थी, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो वो है ऑटो वन बिस्मार्क जी, कौन है, ऑटो वन बिस्मार्क, इन्हीं की जर्मनी में मुख्य भूमिका है। नंबर 14 नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो वो है 1815 ईस्वी में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 14, 15, 16, 17, जिसमें 15 है, 15 नंबर सही है, ये नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय
1815 ईस्वी में हुई थी। अब कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जर्मनी में एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो हमने पढ़ा था ऑटो वन बिस्मार्क की। तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या मारोगे? इटली मारोगे या जर्मनी या फ्रांस या फिर ब्रिटेन? कौन मारोगे? यहाँ जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी ही हमने पढ़ा था कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो कौन है? जर्मनी है। वहाँ पढ़ा था जर्मनी में एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। तो इस तरह क्वेश्चंस को मिलाना सीखिए। तो यहाँ पर हमने जर्मनी मारा ऑप्शन टिक। अब यहाँ पर देखिए कि 1789 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था? फ्रांस क्या था? एक राज्य था, ठीक है। तो वहाँ 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो हम क्या मारेंगे? असीमित राजतंत्र। क्या मारेंगे? असीमित था, वो असीमित था। उसकी कोई सीमा नहीं थी, प्रजातंत्र वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ यही चलता था, असीमित, ठीक है। कह रहा है कि यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता, और यहाँ लिख उठा है सीखता, थोड़ा गलत है, ठीक है, छींकता, जब फ्रांस छींकता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती थी। ऐसा किसने कहा है कि जब फ्रांस छींकता, ठीक है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती थी? अगर कहा ये तो लगभग आता है, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा अजीब टाइप है ये, इसीलिए आ जाता है। तो इसमें आप क्या मारोगे? मैटरनिख मारोगे। इन्होंने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता तो बाकी सभी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था, ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई है? वियना की। तो इसमें आपको क्या मारना है? 1815 मारना है। इसमें वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? यानी कि देखिए, उदारवादी लोगों की सोच क्या थी, हमको यही बताना है कि उदारवादी लोग क्या सोचते थे, उनकी सोच कैसी थी। 20वां प्रश्न है। तो उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से क्या तात्पर्य, यानी उदारवादियों की सोच कैसी थी? एक, निजी संपत्ति का अभाव था, या राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी थी, या व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष सामान्यता चाहिए थी, या कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति चाहिए थी। तो हमें इन सभी ऑप्शनों में यही बताना है कि उदारवादी लोगों की सोच कैसी थी। तो पहला है कि निजी संपत्ति का अभाव, जो कि नहीं है, ये गलत है, उन लोगों की सोच ऐसी थी ही नहीं। दूसरा भी गलत है, क्योंकि वो राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी नहीं चाहते थे। अब तीसरा आ गया कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष सामान्यता। हाँ, उदारवादी लोगों की सोच ऐसी ही थी कि एक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र और कानून से अपने सक्षम में सामान्यता अधिकार प्राप्त कर सके, यानी कि वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और उदारवादियों की यही सोच थी। चौथा है कि कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। नहीं, उदारवादियों की ऐसी सोच नहीं थी। राजा महाराजाओं के हाथ में भले ही थी शक्तियाँ कि हाँ, जो चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन उदारवादी लोग जो थे उनकी सोच इस तरह की नहीं थी। वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सामान्यता का अधिकार दिलाना चाहते थे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हम पेपर से रिलेटिव अधिकतर वीडियो बनाते हैं कि पेपर में क्या आएगा, इसी प्रकार की वीडियो हम बनाते हैं। तो आप भी बोर्ड परीक्षा में, ये क्लास 10th की चीज़ें हैं ये। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोज़ाना वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।